नमस्कार एंड आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल लुकआउट। दोस्तों, हाल में ही यूनाइटेड नेशन में वोटिंग हुई थी रशिया को कंडेम करने के लिए, उसका जो यूक्रेन वॉर है उसके लिए। और ये जो वोटिंग थी ये सिक्योरिटी काउंसिल में नहीं बल्कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में थी। और आप लोग को पता होगा कि ऐसी पहले भी और भी कई वोटिंग हो चुकी है जिसमें कंडेम करने की बात की गई है रशिया को यूक्रेन वॉर के चलते। इस वोटिंग में भी ठीक ऐसे ही कहा गया था। सबसे पहले तो रशिया को कहा गया था कि आप पहले तो तुरंत हॉस्टिलिटी जितनी है उसे खत्म करो और फिर कंप्लीटली और अनकंडीशनली अपनी जो ट्रूप्स है उसको विड्रॉ करो। जितनी आपने एरिया कैप्चर कर रखा है यूक्रेन का, जहां जहां तक आपकी फोर्स है उन सबको विड्रॉ करो अपनी टेरिटरी में। इसके लिए ये वोटिंग थी और इसके लिए काफी टाइम से लॉबिंग करी जा रही थी वेस्टर्न कंट्रीज द्वारा। स्पेशली फ्रांस के साथ रशिया का रिसेंटली थोड़ा सा विवाद हो गया था, तो वो और भी ज्यादा एग्रेसिवली लॉबिंग कर रहा था इसके लिए। इंडिया को भी वो दोनों प्रेशराइज और एट द सेम टाइम रिक्वेस्ट कर रहा था कि वो रशिया के खिलाफ वोट करे इस रिजोल्यूशन में। न्यूज यहाँ तक आई थी बीच में कि फ्रांस ने ये कहा था कि हम लोग G20 की मीटिंग जो कि इंडिया में होने वाली है उसमें हम लोग दिक्कत क्रिएट करेंगे अगर इंडिया कोई टफ स्टैंड नहीं लेता है तो रशिया के खिलाफ। इसके बारे में पूरा मैं बताऊंगा आगे आप लोग को। हालांकि इस सब प्रेशर के बाद, इस सब रिक्वेस्ट के बाद इंडिया ने वोट नहीं किया रशिया के खिलाफ, लेकिन उसके बाद भी वेस्टर्न कंट्रीज इंक्लूडिंग फ्रांस स्पेशली कोशिश कर रहा है कंटिन्यूसली रशिया को आइसोलेट करने के लिए, उसे कंडेम करने के लिए और कंडेम करवाने के लिए एक्चुअली इंडिया से और बाकी जो उसकी फ्रेंडली कंट्रीज हैं उससे। हाल में क्या हुआ है कि रशिया की FATF ग्रुप में जो मेंबरशिप थी उसको सस्पेंड कर दिया गया है इसी यूक्रेन वॉर के चलते। तो इन सब न्यूज को हम लोग देखेंगे आगे डिटेल में। बहुत कुछ आप लोग को जानने को मिलेगा इसके बारे में, बस आपको एंड तक बने रहना है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना है। तो सबसे पहले तो एक स्टोरी से इस वीडियो की हम लोग शुरुआत करते हैं। तो टाइम था 19th सेंचुरी यानी कि 19वीं सदी के शुरुआती सालों का। आई एम वेरी मच श्योर कि आप सब ने, चाहे वो हिस्ट्री का स्टूडेंट हो या फिर ना हो, नेपोलियन बोनापार्ट का नाम जरूर सुना होगा अपनी लाइफ में। ये एक फ्रेंच मिलिट्री कमांडर था और एक तरीके से डी फैक्टो लीडर था फ्रांस का। डी फैक्टो मतलब होता है जो रियल लीडर होता है, दिखावे वाला नहीं। और जो डी जूरे लीडर होता है वो केवल नाम का लीडर होता है। जैसे कि इंडिया में हम लोग देखते हैं कि जो प्रेसिडेंट होता है उसको हेड ऑफ कंट्री कहा जाता है, लेकिन रियलिटी में उसके पास पावर बहुत ज्यादा कम है, इसीलिए उसको कह सकते हैं कि डी जूरे हेड है वो। और डी फैक्टे हेड जो होगा इंडिया का वो होगा प्राइम मिनिस्टर, जिसके पास इमेंस पावर है। तो 1779 से लेके 1804 तक ये सिर्फ मिलिट्री जनरल था, लेकिन डी फैक्टो लीडर भी था फ्रांस का। उसके बाद 1804 से 1814 तक यह एम्पायर बन गया था फ्रांस का। नेपोलियन बोनापार्ट की कहानी तो बहुत लंबी है, काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। लगभग हर मिलिट्री लीडर या फिर एक नॉर्मल लीडर इसके बारे में जरूर पढ़ता है, लेकिन इस वीडियो में पूरा नहीं कवर कर पाऊंगा मैं, इसीलिए हमारे वीडियो के टॉपिक से रिलेटेड जितनी कहानी है सिर्फ उसी के बारे में बात करेंगे। 1807 में नेपोलियन के साथ रशियन आर्मी का बैटल ऑफ फ्रेंडलैंड होता है, जिसमें रशियन एम्पायर हार जाता है और नेपोलियन बोनापार्ट जीत जाता है। उसके बाद रशिया के सार के साथ नेपोलियन बोनापार्ट एक ट्रीटी साइन करता है जिसका नाम होता है ट्रीटी ऑफ तिलसित। और यहाँ से फिर नेपोलियन और रशियन एम्पायर के बीच में अलायंस की शुरुआत होती है। इसके बाद नेपोलियन का गोल होता है ब्रिटेन पे कब्जा करने का, इसीलिए वो ब्रिटेन को कमजोर करने के लिए कॉन्टिनेंटल ब्लॉकेड लगा देता है, यानी कि खुद फ्रांस को प्लस साथ ही साथ वो भी कंट्रीज जो कि नेपोलियन के कंट्रोल के अंदर है या फिर नेपोलियन से अलाइड हैं, उनको कहता है कि कोई भी कंट्री ब्रिटेन के साथ किसी भी तरीके का ट्रेड नहीं करेगी। और इस टाइम तक ज्यादातर फ्रांस के आसपास की कंट्री नेपोलियन के कंट्रोल में ऑलरेडी आ चुकी होती है, तो सारी कंट्रीज से वो ट्रेड जो था ब्रिटेन का उस पर एम्बार्गो लगा देता है। सारी कंट्री इसको मानती भी है, लेकिन थोड़े टाइम बाद रशियन एम्पायर को ये समझ में आता है कि इसके वजह से हम लोग को बहुत ज्यादा इकोनॉमिक लॉस हो रहा है। इसीलिए 1810 में रशियन एम्पायर इस एग्रीमेंट को ब्रेक करके ब्रिटेन के साथ ट्रेड करने लगता है। इसके बाद शुरुआत में नेपोलियन समझाने की कोशिश करता है रशियन एम्पायर का जो सजार था अलेक्जेंडर वन, उसको नेगोशिएट करता है उसके साथ, लेकिन जब फिर बात नहीं बनती है तो नेपोलियन फिर 6 लाख की ट्रूप भेज देता है रशियन एम्पायर को इन्वेड करने के लिए। ये 6 लाख का ट्रूप नॉर्मल फ्रेंच आर्मी के नहीं होते बल्कि ग्रैंड आर्मी के होते हैं, जो इसको एक तरीके से फ्रेंच एम्पायर के उस टाइम के आप लोग स्पेशल फोर्स की तरह समझ सकते हैं। इस ग्रैंडे आर्मी को आज तक वन ऑफ द बेस्ट फाइटिंग फोर्स असेंबल कहा जाता है, लेकिन फिर जब ये रशिया पे इन्वेड करते हैं तो रशियन एम्पायर इसका रिटेलिएट करने के बदले और पीछे हट जाती है, इनको और रशिया के अंदर आने देती है, जिसकी वजह से होता क्या है, जो वॉर इन लोग ने सोची थी कि रशिया के बॉर्डर पे होगी रशियन आर्मी के साथ, और इस वॉर के लिए इनको और रशिया के अंदर जाना पड़ता है। इसमें काफी टाइम भी लगता है, जिसकी वजह से जितना भी खाने पीने का राशन का सामान ये लोग लेके गए थे वो कम पड़ने लगता है। साथ ही साथ ये फ्रेंच की आर्मी इस समय स्कॉर्च अर्थ पॉलिसी को अपना रही थी, यानी कि जहां जहां ये जाती थी सारी चीजों को वहां पर आग लगा देती थी, डिस्ट्रॉय कर देती थी। ऐसा इनने किया पूरे रशियन एम्पायर में, जहां जहां पर ये लोग गए
वहां पर, जिसकी वजह से इन लोग को फूड का सप्लाई रशिया के पार्ट से भी नहीं मिल पाया। और साथ ही साथ इस समय रशिया में जो रोड नेटवर्क था वो बहुत ही ज्यादा खराब था। इसकी वजह से ये लोग फ्रांस से भी फिर अपनी सप्लाई नहीं मंगवा सकते थे। हालांकि बीच में एक दो बैटल हुए थे दोनों आर्मी के, जिसमें से ज्यादातर जो बैटल थे वो फ्रेंच आर्मी ने जीते थे। यहाँ तक कि मॉस्को भी नेपोलियन के अंदर आ गया था। लेकिन इस वॉर को रशिया की विक्ट्री ही कहा जाता है, क्योंकि लगातार बिगड़ते मौसम की वजह से और जो फूड की कमी थी उसकी वजह से नेपोलियन को एंड में थक हार के अपनी आर्मी को वापस लौटने का ऑर्डर देना ही पड़ा। और इसके बाद भी वापस लौटते समय टेम्परेचर जो था वो -22 डिग्री सेल्सियस तक होने की वजह से कई सोल्जर्स रास्ते में ही मर गए। और फिर गोरिल्ला वॉरफेयर स्ट्रेटेजी अपनाने की वजह से रशियन आर्मी के कई सोल्जर्स और मर गए। कुल मिला के इन 6 लाख सोल्जर्स में से कहा जाता है सिर्फ 10,000 सोल्जर्स ही थे जो कि बचे थे और लौट के वापस फ्रांस में आ पाए थे। और ये जो वॉर था इसकी वजह से नेपोलियन का और ये जो उसकी आर्मी थी ग्रैंडे आर्मी, इन दोनों का जो प्राउड था वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका था। और इस इवेंट ने, इस वॉर ने, ऐसा कहा जा सकता है कि पूरी तरीके से फ्रांस की और नेपोलियन की जो सुप्रीमेसी थी उसको दी एंड कर दिया। हुआ क्या, इस वॉर के बाद नेपोलियन इतना ज्यादा वीक हो गया कि जितनी भी आसपास की छोटी बड़ी कंट्रीज थी जिन पे नेपोलियन का कंट्रोल था उन सब ने इसके खिलाफ रेबल करना शुरू कर दिया। और इसके कुछ साल बाद ही फ्रेंच एम्पायर का दी एंड हो गया। तो ये एक बहुत बड़ी गलती थी नेपोलियन की। लेकिन उसके बाद भी नेपोलियन फ्रांस के लोगों के लिए ठीक उस तरीके से है जैसे कि इंडिया के लिए द ग्रेट अशोका है। फ्रांस के लोग बहुत ज्यादा प्राउड फील करते हैं नेपोलियन के ऊपर। जैसा कि हम लोग कहते हैं ना कि अशोका के टाइम पे जो अफगानिस्तान था या फिर मिडिल ईस्ट का भी थोड़ा सा पार्ट इंडिया में हुआ करता था, वैसे ही फ्रांस में भी नेपोलियन को लेके काफी ज्यादा प्राउड फील किया जाता है कि बहुत बड़ा हिस्सा यूरोप का पूरा फ्रांस एम्पायर के अंदर था नेपोलियन के टाइम पे। और ये कहानी मैं आप लोग को इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि हाल में हुआ क्या कि फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन जो है उनने एक इंटरव्यू में ये स्टेटमेंट दिया था कि हम लोग चाहते हैं कि ये जो यूक्रेन वाला वॉर है इसमें रशिया हारे। इसके बाद रशिया से रिप्लाई आया कि मत भूलो नेपोलियन के साथ क्या हुआ था, वो भी चाहता था रशिया हारे। और इसीलिए जाहिर सी बात है फ्रांस को ये बात बुरी लगनी थी और नेपोलियन एक बार फिर से कॉन्ट्रोवर्सी का कारण बन गया है। उसके बाद से ही फ्रांस बहुत एग्रेसिव लॉबिंग कर रहा है रशिया को हराने के लिए, रशिया को कंडेम करने के लिए, रशिया को आइसोलेट करने के लिए वर्ल्ड में। इंडिया को फ्रांस ने कह दिया है कि हम लोग जो G20 कम्युनिके है उसमें साइन नहीं करेंगे अगर इंडिया ने इस कम्युनिके में हार्श वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया तो रशिया इन्वेजन के अगेंस्ट में। कम्युनिके दरअसल होता है, आप लोग को पता होगा कि जब मीटिंग होती है तो उसके बाद जॉइंट स्टेटमेंट टाइप का जो निकाला जाता है उसी को कहा जाता है कम्युनिके। दरअसल हुआ क्या, आप लोग को पता होगा कि अभी G20 की मीटिंग होने वाली है इंडिया में और लास्ट ईयर ये हुई थी इंडोनेशिया बाली में। लास्ट ईयर की जो मीटिंग थी उसमें काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया था रशिया को, उसका जो वॉर है यूक्रेन के साथ जिसको वो स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन कहता है उसके लिए। और न्यू दिल्ली ने हमेशा से न्यूट्रल स्टैंड अपनाया है इस पूरे क्राइसिस में या फिर इस पूरे वॉर में कह लीजिए। इसीलिए इंडिया नहीं चाहता कि हम लोग जो कम्युनिके बनाए इस साल की G20 के मीटिंग के बाद उसमें इस पूरे इशू को रशिया यूक्रेन वॉर बोले, इसको रशिया यूक्रेन क्राइसिस बोलना चाहिए, ऐसा इंडिया कहता है। साथ ही साथ इंडिया ये भी नहीं चाहता कि ये जो G20 मीटिंग है इसमें हम लोग रशिया पे एडिशनल सैंक्शन वगैरह की बातें करें। इंडिया का कहना है कि जो बाकी इशू है जैसे कि वुमेन एम्पावरमेंट, इकोनॉमी, क्लाइमेट चेंज, इन सब पे बातें होनी चाहिए केवल। इसीलिए जो कंसेंसस है वो बैठ नहीं पा रहा है इंडिया के बीच में और इन कंट्रीज के बीच में। फ्रांस का कहना है कि देखो लास्ट ईयर जो G20 समिट हुआ था उसमें काफी ज्यादा हार्श वर्ड का इस्तेमाल किया गया था, काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया था रशिया को। अब अगर हम लोग इस साल ऐसा नहीं करेंगे तो ये एक तरीके से पीछे हटना हो गया। ये एक तरीके से ऐसी बात हो गई कि हम लोग ये जो रशिया का इन्वेजन है, फ्रांस इसको इन्वेजन कहता है इसलिए मैं भी इन्वेजन वर्ड यूज कर रहा हूँ, इसको एक्सेप्ट कर चुके हैं। अब सवाल यहाँ पर ये होता है कि क्या फ्रांस अगर इस पे साइन नहीं करेगा तो इससे क्या कोई दिक्कत हो सकती है या फिर इससे होगा क्या ओवरऑल। तो देखो जब भी ऐसा होता है ना कि कम्युनिके जो है उस पर कंसेंसस नहीं बैठ पाता तो जो होस्ट कंट्री है जैसे कि इस केस में इंडिया है, इंडिया होस्ट कंट्री है और प्रेसिडेंट भी है G20 की इस समय, वो एक पूरी मीटिंग की समरी की साइनॉप्सिस निकालती है और कम्युनिके को फिर नहीं लाया जाता है। लेकिन ऐसे में थोड़ा बहुत ये कहा जा सकता है कि इंडिया जो कि इस समय प्रेसिडेंट है G20 का वो असफल रहा सारी G20 कंट्री के बीच कंसेंसस बिठाने में। तो इस तरीके से भी इसको देखा जा सकता है, बाकी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसकी वजह से। लेकिन फ्रांस भी इस पे साइन करता तो अच्छा रहता, क्योंकि फ्रांस के अलावा अब जर्मनी भी ये बोलने लगा है कि जो लास्ट मीटिंग में क्रिटिसाइज किया गया था रशिया को उससे हम लोग को पीछे नहीं हटना चाहिए इस मीटिंग में। इसके अलावा ऐसा ही प्रेशर या फिर लॉबिंग कह लीजिए फ्रांस बना रहा था इंडिया पे कि वो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में जो हाल में ऑलरेडी वोटिंग हुई है रशिया को कंडेम करने के लिए उसमें रशिया के अगेंस्ट में वोट करे। लेकिन फिर भी इंडिया ने ऐसा नहीं किया, इंडिया ने इस वोटिंग में वोट करने से ही अब्सटेन कर दिया। टोटल 141 मेंबर ने इसके फेवर में वोट किया, यानी कि उन लोग ने रशिया को कंडेम किया इस वॉर के लिए।
और ये कहा कि रशिया तुरंत विड्रॉल करे बिना बिना किसी कंडीशन के उन यूक्रेन की टेरिटरीज से जिस पे उसने कब्जा कर रखा है। 7 ने इसके अगेंस्ट में वोट किया यानी कि रशिया को सपोर्ट किया और 32 कंट्रीज ऐसी थी जिनने अब्सटेन किया। इंडिया, चाइना, बांग्लादेश, क्यूबा, ईरान, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका और ये सब उन 32 कंट्रीज में से थी जिनने अब्सटेन किया है। और ऐसा करके इंडिया ने लगातार छठी बार ऐसे रशिया को कंडेम करने के लिए यूनाइटेड नेशन का जो रिजोल्यूशन था उसमें वोट करने से अब्सटेन किया है। और इस अब्सेंटेशन का इंडिया ने रीजन भी दिया। इंडिया के जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है यूनाइटेड नेशन में, रुचिरा कंबोज, उनने ये कहा है कि इस रिजोल्यूशन का मतलब क्या है। क्या इस रिजोल्यूशन के टाइम पे हम लोग थोड़ा भी पास हैं किसी पॉसिबल सॉल्यूशन के इस वॉर के लिए? क्या दोनों साइड ने मिलकर किसी चीज पे एग्री कर लिया है? क्या रशिया ने ये कह दिया है कि ठीक है हम लोग जो एरिया है उससे विड्रॉ कर लेंगे, या फिर यूक्रेन ने ये कह दिया है कि ठीक है जो एरिया रशिया ने कब्जा लिया हम लोग उसको छोड़ देंगे? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो इस रिजोल्यूशन का क्या मतलब है? फिर खाली कंडेम करके क्या मिलेगा? इसके अलावा दूसरा, इंडिया ने असेंबली से पूछा है कि क्या रशिया या यूक्रेन में से किसी एक को भी इन्वॉल्व ना करके कोई भी क्रेडिबल और मीनिंगफुल सॉल्यूशन निकाला जा सकता है इस इशू का। उसके अलावा तीसरा, इंडिया की तरफ से यह बोला गया कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से कोई सॉल्यूशन ना मिलना और उसके बाद ऐसे रिजोल्यूशन का जनरल असेंबली में लेके आना जिसमें कंडेम किया जाए रशिया को, ये कहीं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का फेलियर तो नहीं शो कर रहा कि सिक्योरिटी काउंसिल कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकाल पा रहा है इसलिए जनरल असेंबली में बस कंडेम किया जा रहा है इसको? तो इस तरीके के सवाल पूछे हैं इस रिजोल्यूशन पे इंडिया ने, और एट द एंड इस रिजोल्यूशन में इंडिया ने वोट करने से ही अब्सटेन किया हमेशा की तरह। तो एक चीज जो बहुत ज्यादा क्लियर है, पिछले साल के शुरू में जब इस वॉर की शुरुआत हुई और आज इस वॉर को जब 1 साल हो चुका है, इस बीच में लगभग सारी ही कंट्री ने भले ही रशिया को किक्ड ऑफ कर दिया और रशिया को लात मार दी हो, लेकिन इंडिया ही एक ऐसी कंट्री है जो उसके साथ पूरी तरीके से खड़ा रहा है। क्योंकि हाल में ही क्या हुआ है कि फाइनेंशियल क्राइम वॉच FATF जो है उसने रशिया की मेंबरशिप को सस्पेंड कर दिया है, और इसका कारण भी ज्यादातर इस वॉर को ही बताया जा रहा है। FATF के बारे में आप लोग जानते होंगे, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इसका फुल फॉर्म है। ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। 1989 में इसको बनाया गया था G7 कंट्रीज द्वारा, ताकि मनी लॉन्ड्रिंग जो होती है उसको काउंटर किया जा सके। लेकिन 2001 में इसका जो मैंडेट है उसको बढ़ा के टेररिज्म फाइनेंसिंग को भी इसके अंदर लेके आया गया। इस समय इसमें 37 मेंबर है प्लस 2 ऑर्गेनाइजेशन, यूरोपियन कमीशन और गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल भी है। ये कंट्रीज को जो कि मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह को काउंटर नहीं कर पाती उनको ग्रे लिस्ट या फिर ब्लैक लिस्ट में डाल देती है। पाकिस्तान इसके बहुत टाइम से ग्रे लिस्ट में था, वो निकल चुका, और साथ ही साथ साउथ अफ्रीका, नाइजीरिया को अभी हाल में ही इसने ग्रे लिस्ट में डाल दिया है। जब भी किसी कंट्री को ये ग्रे लिस्ट में डालती है तो उसके बाद उस कंट्री को लोन लेना IMF या फिर बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन से मुश्किल हो जाता है। साथ ही साथ उस कंट्री में इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज्यादा कम हो जाता है। एक तरीके से ये जब ग्रे लिस्ट में किसी को डाल देती है तो ये सिग्नल इससे आता है कि उस कंट्री में लॉ एंड ऑर्डर जो है वो स्ट्रांग नहीं है, इसीलिए फिर इसमें इन्वेस्टमेंट आना बहुत ज्यादा कम हो जाता है। और जब ब्लैक लिस्ट में डालता है तो पूरी तरीके से ही फिर इन्वेस्टमेंट आना बंद हो जाता है। इस समय इसकी ब्लैक लिस्ट में सिर्फ 3 कंट्री हैं, नॉर्थ कोरिया, ईरान और म्यांमार। इसने अभी रशिया की मेंबरशिप को सस्पेंड कर दिया है, और इसके लिए 3 कारण मेनली इसने बताया। सबसे पहले तो इसने ये कहा है कि रशिया जो है वो रिस्पॉन्सिबल है इतने ज्यादा ब्रूटैलिटी का जो वॉर में दिखाई है रशिया ने। उसके अलावा कई मैलिशियस साइबर एक्टिविटीज भी रशिया से देखने को मिली है। साथ ही साथ उन कंट्री से जिस पे UN ने सैंक्शन लगा रखा है, रशिया ने आर्म ट्रेड किया है। तो बेसिकली ईरान की बात हो रही है यहाँ पर। ईरान पे यूनाइटेड नेशन ने सैंक्शन लगा रखा है, और पिछले कुछ महीनों में ये न्यूज आ रही थी कि रशिया जो है वो ईरान से उसके शहीद ड्रोन और बाकी भी वेपन जो है वो खरीद रहा है और इस वॉर में यूज कर रहा है यूक्रेन के ऊपर। तो ये चीज दिखाती है कि इस समय पूरा वर्ल्ड रशिया के खिलाफ हो चुका है। 1-2 कंट्रीज को छोड़ के जो लोग नहीं है खिलाफ इसके, उन पे भी लगातार वेस्ट प्रेशर बना रही है। लेकिन इतने प्रेशर बनाने के बाद भी, सारे हथकंडे अपनाने के बाद भी वेस्टर्न कंट्रीज के, इंडिया जो है वो रशिया को कंटिन्यूसली सपोर्ट कर रहा है। तो आपको क्या लगता है, इंडिया ऐसा करके सही कर रहा है या गलत? ये चीज मेरे को बताइए कमेंट में। बाकी इस वीडियो को मैं यहाँ पर खत्म करता हूँ। इसे लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।